गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुमार जय सर आज फिर पुनः चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज 26 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक सूचना दे दें, भूगोल ऑप्शनल से संबंधित यदि कोई जानकारी भी आपको लेना है तो अपने संस्थान में आप 9128132320 इस नंबर से जानकारी ले सकते हैं। भूगोल की पटना में द बेहतर स्टडी चंपारण आईएएस में कराई जाती है। इसके अलावे जो भी आप क्लास बीपीएससी मेंस से संबंधित करना चाहते हैं, जैसे जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड पेपर मेंस में, एलएसडब्ल्यू, एंथ्रोपोलॉजी, ये सभी क्लास हमारे यहाँ उपलब्ध है। एंथ्रोपोलॉजी का क्लास प्रकाश सर जो बिहार टॉपर रहे हैं उनके द्वारा कराया जाता है। चलिए आज का पहला प्रश्न है, बिहार में 20% से अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला है। इसमें ऑप्शन है औरंगाबाद, गया, वैशाली, रोहतास। तो वैशाली को छोड़ दीजिए, तो ए, बी और डी ये तीनों 20% से अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला है, अर्थात ऑप्शन दीजिएगा ई। इसमें वैशाली नहीं आता है, याद रखना है, क्योंकि वैशाली गंगा नदी के उत्तरी भाग में है। प्रश्न नंबर 2 है, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? बहुत आसान है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना को यदि देखा जाए तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में ये है गंडक, इधर से जो आती है गंगा नदी में मिलती है, गंडक सबसे बड़ी परियोजना है, गंडक। याद रखना है, ऑप्शन दे दीजिएगा इसमें डी, 2 का डी। तीसरा प्रश्न है, डॉल्फिन दिवस बिहार में कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को, 3 का दीजिएगा सी, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये 11 दशमलव समथिंग है, तो लगभग 12% आप कह सकते हैं। नया जनगणना आएगा तो 12% समथिंग हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन दीजिएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार में टर्सरी चट्टान का निर्माण काल कब से आरंभ माना जाता है? तो टर्सरी याद रखेंगे, इसका थोड़ा ज्यादा जटिल डिवीजन है, लेकिन फिर भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक होता है प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक, दूसरा होता है पैलियोजोइक, तीसरा होता है मेसोजोइक, चौथा होता है सेनोजोइक, और लास्ट जो होता है नियोजोइक, 5वां नंबर होगा नियोजोइक। तो इसमें से पहला को हटा दीजिए, तो यहां से आएगा फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो थर्ड ही हुआ क्वार्टर, ये टर्सरी। देखिए, टर्सरी का मतलब ही होता है तीसरा। तो टर्सरी सेनोजोइक काल से आरंभ होता है। तो सेनोजोइक काल में इसमें कौन आ रहा है? तो सेनोजोइक काल में इसमें आ रहा है ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो इसमें से माना जाता है ओलिगो या मायो या प्लायो में से कोई एक लीजिएगा, तो सबसे उपयुक्त आंसर होगा मायोसीन। ठीक है, मायोसीन। सेनोजोइक में 5 काल होता है, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, पैलियोसीन। तो इसमें मायोसीन, जिसमें मध्य हिमालय का निर्माण भी हुआ है, उसी काल से इसका माना जाता है। चलिए अगला आते हैं 6ठा नंबर प्रश्न में। मिलान करना है आपको भारत के अभ्यारण्य और राज्य को। तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे। इंद्रावती गोदावरी की एक सहायक नदी भी है। रंगनथी टट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है, याद रखें। फिर है हिमिस अभ्यारण्य, ये लद्दाख में है, याद रखना है आपको। माउंट हैरियट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, ये अंडमान निकोबार में है। अर्थात इस प्रकार से आंसर निकल जाएगा बी, 6 का बी हो जाएगा।
7वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। भारत में ज्वालामुखी का प्रारंभिक साक्ष्य किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है? जब ज्योग्राफी थोड़ा डीप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। डालमा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड में, जो कि ये आर्कियन से संबंधित है, आर्कियन काल से, आर्कियन। और ऐसे दक्कन लावा पठार सब लोग मार देंगे आंसर, तो वो नहीं होगा। दक्कन लावा पठार जो है ये मेसोजोइक के अंत में क्रिटेशियस से संबंधित है। देखिए आर्कियन है, बहुत पुराना है। अगला प्रश्न है, लावा पदार्थों के विखंडन से इनमें से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो इनमें से कोई मिट्टी नहीं है। लावा पदार्थ के विखंडन से जो होता है निर्माण, वो होता है काली मिट्टी। इसमें काली मिट्टी लिखा हुआ नहीं है ना। काली या रेगुर भी इसे कहते हैं, वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए 8 के बाद आइए 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है, आम्र वृष्टि अथवा मैंगो सावर उत्तरी भारत में धूल भरी आंधी किन महीनों के मध्य में प्रवाहित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है 9 नंबर प्रश्न फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, जून जुलाई, तो इसमें से यदि आप ले सकते हैं तो प्री मॉनसून, तो अप्रैल मई जा सकता है। ऑप्शन दीजिएगा सी, अप्रैल मई, और मार्च अप्रैल बी, अर्थात इन दोनों में ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी 9 का ई दीजिएगा। 10 में आइए, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? ये उत्तराखंड में है, पंचपोखरी झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है पंचपोखरी, याद रखिएगा। भारत की समुद्री सीमा मुख्य रूप से कितने देशों के साथ मिलती है? देखिए चकमा खा जाएंगे सभी लोग, जैसा ही क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिएगा 7 देश। याद रखना है ठीक से, 7 देश। देखिए हम गिनवाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको गिनवा देते हैं, सभी लोग अच्छा से गिन लीजिए। एक है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान। दूसरा है श्रीलंका के साथ, श्रीलंका। तीसरा है मालदीव के साथ, मालदीव। चौथा है बांग्लादेश के साथ, 4 हो गया। अब आइए 3 ठो, एक होगा म्यांमार, एक होगा इंडोनेशिया, और एक जो होगा याद रखेंगे थाईलैंड, थाईलैंड के साथ होगा। तो इस प्रकार से टोटल 7 देश होगा, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे हम लोग आते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। कहता है भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? बहुत आसान है, ये 18 आंसर हो जाएगा, सीधे ए हो जाएगा। 18 बायोस्फीयर है भारत में। अगला आते हैं प्रश्न 13 नंबर, फिर कहता है मिलान कीजिए। कहता है वर्षा वाला स्थान विश्व में कौन कौन सबसे ज्यादा है? तो मानसिन राम सबसे पहले, डी का 1 मिला दीजिए, 2, मानसिन राम 2 हो जाएगा। पापा गायो समोआ में है, बहुत अच्छा से। और फ्री टाउन सिएरा लियोन में है। अकोनाकरी ये गिनी में। तो इस प्रकार से आप यदि इसमें देखते हैं तो आंसर निकल के आएगा बी। ए का 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 1, सी का 1, और मानसी राम डी का 2। तो इस प्रकार से निकल करके आ गया। आगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, दूसरा है न्यू गिनी। लोग बोर्नियो मारेंगे लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, आंसर दीजिएगा सी। और न्यू गिनी का जो क्षेत्रफल है 786,000 किलोमीटर स्क्वायर। और जैसे बोर्नियो की बात करेंगे तो 725,545 किलोमीटर स्क्वायर बात करेंगे। और सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, तो वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा न्यू गिनी। 14 के बाद आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक यूक्रेन की मुद्रा है? तो हीराविलिया है, हीराविलिया यूक्रेन की मुद्रा है। सोमानी जो है ये कजाकिस्तान का मुद्रा है, कजाकिस्तान, याद रखना है। क्रोन जो है स्वीडन का मुद्रा है, स्वीडन।
और यूरो तो कई देश में आता है, जैसे जर्मनी है, यूनान है, नीदरलैंड है ना, अल्बानिया है। ठीक है, ये सब देश का यूरो मुद्रा है। आगे चलते हैं। 16 नंबर, इनमें कौन मकर रेखा गुजरने वाला भौगोलिक क्षेत्र है? इनमें से किस पर मकर रेखा गुजरने वाला भौगोलिक क्षेत्र है? तो एक मेडागास्कर होगा, एक ऑस्ट्रेलिया होगा। आंसर दे दीजिएगा ई, यानी ए बी दोनों, अर्थात ई। 16 के बाद आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? बहुत आसान है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। ऑप्शन दीजिएगा ए, आंसर ए हो जाएगा। 17 के बाद आते हैं 18 नंबर में, डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र इनमें से कौन है? डेनमार्क, यूरोप में डेनमार्क इंपॉर्टेंट। 18 के बाद आइए 19 नंबर प्रश्न पे। यूरोप महाद्वीप में भारत की संज्ञा किस देश को प्राप्त है? ये इटली दीजिएगा। इटली की गंगा पो नदी है, याद रखिएगा, पो नदी इटली की गंगा है। और यूरोप में भारत, इटली में भारत, यानी यूरोप में इटली को भारत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र प्रेरी किस महाद्वीप में? बहुत आसान है, प्रेरी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी। और अब शुरू होगा हिस्ट्री, जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है हम सबों को। चलिए, आप लोगों को एक बात हम बताना चाहेंगे, वीडियो देखने के बाद इसको शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने से हमें ताकत भी मिलता है कि नहीं और अधिक से अधिक वीडियो बनाए, क्योंकि सबको मालूम है कि वीडियो कितना व्यू हो रहा है वो सबको पता चल जाता है। तो जरूर इसे शेयर कीजिए। चंपारण आईएएस, जैसा कि जानते ही हैं, बहुत मेहनत करने वाली संस्था है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है, इतना टेस्ट लेती है, मेंस का इतना अच्छा, इवन की अच्छे अच्छे रैंक यहाँ से प्राप्त होते हैं। अभी आप लोग का टेस्ट में एक लड़की आती है कंचन कुमारी, देखियो डीएसपी बन चुकी है, फिर भी टेस्ट दे रही है एसडीएम बनने के लिए। तो वो यहीं से पढ़ती रही है और एसडीएम, ये डीएसपी हो गई, अब एसडीएम बनने का ख्वाब है। तो मेरा कहना है कि इस वीडियो को देखिए। बहुत हाई फाई तो चंपारण आईएएस नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बहुत तत्पर रहता है हमेशा। चलिए, इसी शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? अंतिम वेद जो लिखा गया है अथर्ववेद, इसी में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। अथर्ववेद अंतिम और चौथा वेद है। इसमें चांदी और गन्ने का प्रथम उल्लेख है, याद रखिएगा कि चांदी और गन्ने का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। मंत्र इसमें मुख्य रूप से गाया गया है, रोगनाशक मंत्र है, जादू टोना है, विवाह गीत भी इसमें उल्लिखित है। अगला आते हैं हम लोग 22 नंबर में, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ये कुषाण काल, ऑप्शन दीजिएगा बी, कुषाण काल में बनाया गया था। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस है, और ये तांबे के सिक्के जारी किए थे कुजुल कडफिसेस। लेकिन इसके बाद भीम कडफिसेस भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। और ये भी जानेंगे कि जो स्वर्ण सिक्का था वो गुप्त काल से बहुत ही अच्छा स्वर्ण सिक्का था। और ये लोग, यानी ये लोग कहने का मतलब भीम कडफिसेस शैव धर्मी था, यानी शिव का उपासक था। चूंकि इसके द्वारा जो जारी किया गया था स्वर्ण सिक्का, उस पे शिव, त्रिशूल, नदी इत्यादि का आकृतियां बना हुआ था। इसे महान शासक के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन सबसे महान शासक कुषाण वंश में कनिष्क था, जिसके समय में चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में आयोजित हुआ था। वसुमित्र जिसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र जो है महाविभास की रचना और अश्वघोष बुद्ध चरित्र की रचना किया था। 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व ये सब था, विशाखा दत्त नहीं। विशाखा दत्त के द्वारा जो लिखा गया है, मालूम है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में वर्णन किया है ये मुद्रा राक्षस में, और इसका दूसरा पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। चलिए, अगला 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं, वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सभी लोग जानते हैं, हर्ष सम्राट, है ना, सम्राट हर्ष के काल में आया था वैनसांग। और वैनसांग भारत में आया था 629 ईस्वी में, और 645 ईस्वी तक भारत में रहा था, जो चीन से आया था।
और ये नालंदा महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, पढ़ाई करने और बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के उद्देश्य से ही आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है, और जो भारत में भ्रमण करने के बाद यहाँ शूद्रों को इसने कृषक कहा था। हर्ष जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपना संरक्षण प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? बहुत आसान, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है, और इस अष्टाध्यायी को हम लोग जानते हैं संस्कृत का पहला रचना है। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। 26 में आते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाऊ या फिर पेन चाओ भी कहते हैं, जो 90 ईस्वी में कनिष्क को हराया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शंस, खातोली का युद्ध, यही आंसर हो जाएगा 27 का ए। खातोली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी एवं महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मेवाड़ विजयी रहा था, यानी राणा सांगा विजयी रहा था। 28 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो ये फारसी को अपना संरक्षण प्रदान किया था। जैसा कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग जानते हैं, 1206 ईस्वी से शुरू होता है और 1526 जब तक मुगल वंश की स्थापना नहीं होता है तब तक ये रहता है दिल्ली सल्तनत के रूप में। और इसमें 5 शासक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, 5 वंश जो फारसी को संरक्षण प्रदान किया था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? देखिए, दुर्गावती दरअसल ये रानी थी ये मध्य प्रदेश, तो असीरगढ़ मध्य प्रदेश में आता है, तो आप कह सकते हैं कि असीरगढ़ क्षेत्र की थी। जो दुर्गावती थी ये बहुत ही ओजस्वी महिला थी और कई मुस्लिम आक्रांताओं को ये परास्त भी कर दी थी। अकबर 1661 ईस्वी में असीरगढ़ पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। और रानी दुर्गावती जो है चंदेल खानदान की थी, चंदेल खानदान की। अगला है 30 नंबर प्रश्न, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल काल में आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम, याद रखना है, कि उपाधि दिया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दिया गया था। इसको हम लोग मोहम्मद हुसैन कश्मीरी भी कहते हैं। और सीरी कलम, एक जरी कलम हुआ, एक सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को दिया गया था। सीरी कलम अब्दुस समद, समद को जो है जेरी कलम में सरी कलम की उपाधि प्रदान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1565 में तालिकोटा का युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तालिकोटा का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था। इसमें संयुक्त सेना, यानी मुस्लिम आक्रांताओं में संयुक्त सेना था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर का। आदिल शाह इसका नेतृत्व कर रहा था, बरार उसमें शामिल नहीं था, याद रखें। और विजयनगर का शासक सदाशिव राय का सेनापति था राम राय। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में विजयनगर का हार हो गया, अर्थात राम राय का हार हो गया और विजयनगर का अंत हो जाता है। ऐसे बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने या हसन गंगू ने, याद रखेंगे, हसन गंगू भी कहा जाता है इसे, जो 1347 ईस्वी में स्थापना किया था, 1347 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 34 नंबर, चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किसे राजा बनाया था? तो चेरो आंदोलन, अब ये झारखंड की बात हो गई, लेकिन पहले बिहार से ही संबंधित था। जो 1770 से 1800 और पहला चरण, और फिर 1800 से 1819 तक दूसरा चरण ये आंदोलन चला था। चेरों पर
अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था, जो 2 चरणों में हुआ। अगला है, किस विद्रोह का संबंध सोरा उत्पादक क्षेत्रों से? तो ये नोनिया विद्रोह। सोरा, नोनिया लोग, मिट्टी में सोरा पाया जाता था गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों में, जिसमें सारण, हाजीपुर, समस्तीपुर, कुछ आगे उधर बढ़ते हैं कोसी क्षेत्र में पूर्णिया, है ना, कुछ गंडक क्षेत्र में तिरहू। तो ये सब में जो नोनिया लोगों के द्वारा मिट्टी का जमा कर करके उससे जो सोरा निकाला जाता था, उसके विरुद्ध अंग्रेजों ने विद्रोह किया था। तो नोनिया लोग, अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों के रोकने के वजह से, इसीलिए चेरो विद्रोह, सॉरी, नोनिया विद्रोह जाना जाता है सोरा के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, कब पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया? तो 1761 में निकल गया। 36 में आइए, बांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, 22 जनवरी 1760 में, और अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को हरा दिया जनरल आयरकुट के नेतृत्व में, अर्थात फ्रांसीसियों का वर्चस्व उसी समय समाप्त हो जाता है और इस प्रकार से 1761 में उसे खत्म कर दिया गया। मध्यकालीन बिहार में शिक्षा की भाषा क्या थी? तो मध्यकालीन जैसे ही आ गया तो फिर मुस्लिम वाला क्षेत्र, अर्थात फारसी। ऑप्शन दीजिएगा 37 का डी। अगला 38 नंबर प्रश्न है, मुगल काल के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परगना। परगना जो फारसी शब्द है, छोटी इकाई थी, और फरगना से तात्पर्य है यहाँ पर एक राजस्व इकाई का वह क्षेत्र जिसमें कई मौजे, गांव या एक से अधिक गांव आते थे, उसी को परगना कहा जाता था। अर्थात प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जहां से राजस्व वसूली होता था, परगना था। कब पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया गया था? 1541 शेरशाह के समय में। शेरशाह, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आधुनिक पटना का शिल्पकार शेरशाह को ही कहा जाता है। 40 में, पाल शासकों के किस देश से घनिष्ठ संबंध थे? पाल शासक का सिलोन से। सिलोन का मतलब आज के डेट में 1972 के बाद सिलोन को कहा जाने लगा लंका। क्या कहा जाने लगा? लंका। और 1978 के बाद इसे श्रीलंका नाम दे दिया गया, श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 41 नंबर में आते हैं, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों में फ्रांसीसी भारत कब आया था? बहुत आसान, 1664 में। यूरोप से कौन कौन कैसे आए ये जान लीजिए थोड़ा सा। पुर्तगाली 1498 में, 1498 में पुर्तगाली। इसके बाद अंग्रेज 1600 में, स्वीडिश, अंग्रेज के बाद डच आए 1602 में, 1602 में डच। डच के बाद डेनिस आया है 1616 में, 1616 में डेनिस। और डेनिस के बाद स्वीडिश आता है, स्वीडिश, ये आता है 1731 में। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, पुर्तगाली 1498, एक, दूसरा अंग्रेज 1600, डच 1602, डेनिस 1616, स्वीडिश 1731, और फ्रांसीसी तो जान ही रहे हैं 1664। कहा जाता है पुर्तगाली सबसे पहले आया है 1498 और सबसे लास्ट में गया है 1961 में। चलिए अगला है 42 नंबर, गांधी जी ने कहा एम्बुलेंस कोर बनाई थी? ये इसमें ऑप्शंस नहीं है। ये बनाए थे गांधी जी नटाल में, अफ्रीका में, 1899 ईस्वी में बनाए थे, इसलिए इसके ऑप्शन हो जाएगा ई। याद रखना है, नटाल में एम्बुलेंस कोर बनाए थे गांधी जी। 43 में आइए, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को बनाए थे। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू। भारत गीत भी कहते हैं इसे, भारत के गीत, सरोजिनी नायडू। लेकिन अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड है। युगांतर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बरेंद्र घोष। याद रखेंगे, बंगाल में बरेंद्र घोष, जो कि
अरविंद घोष के छोटे भाई थे। उसने बांग्ला भाषा में ये पत्र लिखा था और कहा जाता है कि ये क्रांतिकारी पत्र था और इसकी स्थापना में और भी लोग थे, अरविंद घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ, जो 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1857 में कहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? 46, ये न्यूयॉर्क में, पहली बार न्यूयॉर्क में। रूस निवासी एक महिला हेलिना ब्लावट्स्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था और फिर भारत में ये मुंबई में 1879 ईस्वी में एक कार्यालय खुला इसका। 47 नंबर, कांग्रेस का 45वां अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कहाँ की गई थी? तो ये कराची में, कराची याद रखेंगे। 47 का बी। 1931 ईस्वी में 45वां कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ और इसी में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी भी मिला था और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, चितपावन ब्राह्मणों को भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह महाराष्ट्र के किस जिले का था? पुणे का। ऑप्शन दीजिएगा ए। 48 के बाद आइए 49 में, बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये समाचार दर्पण था, ए दीजिएगा 49 का। 50 में आइए, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम पाश्चात्य शिक्षा के भी समर्थक थे, जैसा हम लोग जानते हैं। विलियम बेंटिंक के समय इन्होंने सती प्रथा अंत में भी अपना योगदान दिया था और इन्होंने आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना किया था और एक पुस्तक भी लिखे थे, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसके बाद डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का इसने प्रकाशन किया था और कहा जाता है कि 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की भी स्थापना किया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। चलिए 50 के बाद आते हैं 51 नंबर। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था स्वामी विवेकानंद, शिकागो में, 1893 का शायद समय था। 52 नंबर में आते हैं, भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम कब समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुआ था? तो ये बी 1865। 53 का, ये निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये सैयद हैदर रजा ने किया था, ए। 54 में आइए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, डी चंपारण आंदोलन 1917 बिहार से। और 55 नंबर है, कौन सुमेलित है? तो 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना सुमेलित है। 1900 मार्ले मिंटो सुधार सुमेलित है। 1905 बंगाल विभाजन सुमेलित है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ई। ऑप्शन दीजिएगा ई। असहयोग आंदोलन 1930 सुमेलित नहीं है, ये होगा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में चला था, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए अब है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 56 नंबर से आते हैं हम लोग और 56 नंबर से इंडियन पॉलिटिक्स शुरू हो रहा है। तुरंत 10 क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत। भारत एक संस्थानात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। 56 का दीजिएगा डी। 57 में आइए, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी। 58 में आइए, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये जीबी मावलंकर थे, बी। 58 के बाद 59 में, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, 59 का बी, डी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है।
61 नंबर आते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन दीजिएगा ए। इसके बाद आइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। ऑप्शन दीजिएगा डी। 62 के बाद 63 में, बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में स्थापित हुआ था? वर्ष 1975 में। ऑप्शन बी। और है, निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो इसमें महान्यायवादी का, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, एक राज्य के राज्यपाल का, अर्थात इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। ऑप्शंस फिर से देखा जाए, निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो नियुक्ति के मामले में 64 में उच्चतम भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन दीजिएगा डी। चलिए अगला है, लास्ट है प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? 65 नंबर, रेलवे पुलिस राज्य सूची में। ऑप्शन दीजिएगा बी। और इस प्रकार से आज का सॉल्यूशन यहीं तक। ओके, धन्यवाद। कोई भी जानकारी लेना हो 91 28 13 23 20 बीपीएससी हेतु पटना का एक समर्पित संस्थान चंपारण आईएएस। मैं कुमार जय सर, आप सबों का धन्यवाद। ओके।